अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब, मैं हूँ आपके साथ सिफ़ान खान। नाज़रीन, इससे पहले पाकिस्तान की माशी सूरत हाल और आज की सूरत हाल पर हम बात करें, ये बहुत ज़रूरी आपको बताना कि पाकिस्तान की आज की माशी सूरत हाल का अगर कोई ज़िम्मेदार है और नंबर 1 ज़िम्मेदार है तो पिछले पौने 4 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। पाकिस्तान और IMF के साथ जो माबैन हुआ, इसके अलावा पाकिस्तान की बायलैटरल पार्टनर्स के साथ जो कुछ हुआ, पाकिस्तान में माशी इस्लाहात के नाम पर जो कुछ हुआ, या पाकिस्तान की करेंसी के साथ जो खेल खेला गया, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को जिस तरह से एक खुद मुख्तार इदारा बनाने के नाम पर जिस तरह का अमेंडमेंट्स पास किए गए, या जो भी हमने देखा नेगोशिएशंस IMF के साथ हुई, मुआहदे हुए, मुआहदे टूटे, ये तमाम जो जिसका आज खमियाजा पाकिस्तान और पाकिस्तान की मईशत भुगत रही है। अगर हम ये कहें कि पाकिस्तान का आम आदमी भुगत रहा है तो ये भी कहना गलत नहीं होगा। शायद कोई भी वजीर ख़जाना, यानी इस वक्त अगर कोई भी किसी भी जमात का वजीर ख़जाना, कोई भी जमात हुकूमत में होती, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये बात इस वक्त वाज़े रोशन है, कोई भी इस वक्त आप इकोनॉमिस्ट से इंडिपेंडेंट जाके पूछें, कोई भी इस वक्त पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्ट्री में होता, उसके लिए एक थैंकलेस जॉब होती, उसके लिए एक बहुत ही मुश्किल टास्क होता पाकिस्तानी मीशत को संभालना, क्योंकि जिस तरह के हाल में इमरान खान साहब मीशत को छोड़ के गए वो हम सबके सामने। और अब ये बात न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आलमी जरीदे भी कहने लगे। कुछ दिन कबल टाइम मैगजीन में एक कवर शाया हुआ उनका, जिसमें इमरान खान साहब को फ्रंट पेज पर रखा गया। इस मैगजीन को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वही जो उनका मनफी प्रोपेगेंडा जिसको वो इस्तेमाल करते हैं, उसी के जरिए वो इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी को भी मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। दिखाया ये गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरकर्दा रहनुमाओं की तरफ से ट्वीट्स हुए, स्टेटमेंट्स आए कि टाइम मैगजीन ने इमरान खान साहब को अपने फ्रंट पेज पे शायर कर दिया, या अमरीकी जरीदे ने इमरान खान साहब की कवर फोटो शायर की है और उनकी मुनफरद कहानी बयान की है और पाकिस्तान का पॉपुलर लीडर उनको कहा है। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे दोस्त जो कवर से ही समझते हैं कि बस सब कुछ है, लेकिन अंदर क्या लिखा है इसमें जाते नहीं और इसकी इतनी कोशिश भी नहीं करते कि पढ़ सके इसमें क्या लिखा हुआ है। सिर्फ कवर देखकर इसको प्रोपोगेट किया गया, इसको सोशल मीडिया पे वायरल करने की कोशिश की गई, लेकिन अंदर के मवाद के ऊपर किसी ने इस पर रोशनी नहीं डालने की कोशिश करी। आपको बताते हैं इसमें अंदर क्या लिखा है। इसमें पाकिस्तान की मईशत के साथ जो खिलवाड़ इमरान खान साहब की हुकूमत में हुआ पौने 4 साल में, उसका तमाम कट्टा छट्टा खोल कर उन्होंने रख दिया। टाइम के इस मैगजीन में जिस तरह से बेहतरीन तरीके से इमरान खान साहब की टेररिज्म पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी को बयान किया गया, एक एक करके आपको तमाम चीदा चीदा नुकात बयान करते हैं। इस हैरानकुन कहानी में, जिसका नाम इमरान खान साहब की हैरानकुन कहानी है, शाया हुआ। टाइम ने इमरान खान साहब की तस्वीर अपने जो ताज़ा शुमार है इसके फ्रंट पर शायर की। मैगजीन ने इमरान खान को शदीद तनकीद का निशाना बनाया, यानी अंदर जो मवाद था उसमें तनकीद थी और सपोर्टर्स से फोटो देख के खुश हो रहे थे। इमरान खान अपनी हुकूमत की तब्दीली में भी अमरीकी हाथ का इशारा देते हैं। मैगजीन लिखता है कि इमरान खान की माशी पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान माशी बहरान का शिकार है। इमरान खान हुकूमत में माशी बदहाली का आगाज हुआ, कोई वजीर खजाना टिक नहीं पाया। इक्तिसादी बद इंतजामी नाअहली IMF से मुआहदे टूटने का सबब बनी। इक्तिसादी ढांचे की बेहतरी के बजाय अकरबा परवी परवान चढ़ी। मजमून में इमरान खान को कठपुतली दहशतगर्दों की हिमायत और इस्टेब्लिशमेंट का सहूलतकार करार दिया गया। मैगजीन ने इमरान खान को खवातीन के लिबास पर जो उनकी स्टेटमेंट आई थी उसका भी जिक्र किया, उनके प्ले बॉय के हवाले से जो उनका हिस्ट्री रही है उसका भी जिक्र किया। मैगजीन लिखता है कि 2018 में पाक फौज की हिमायत से इक़्तिदार लेने वाले रहनुमा ने IMF से कर्जा लिया, मगर मुल्क की समाजी और तरक्याती प्रोग्राम से अखराजात को इस पर कोई इस तरफ तवज्जो नहीं दी, जिससे माशी बहरान की इब्तिदा हुई। इक़्तिदार में आने के बाद मजहबी शिद्दत पसंदी के कवानीन को जो है उस हवाले से भी जिक्र किया गया, तनकीद की गई। मैगजीन ने यह भी लिखा कि अलकायदा के रहनुमा उसामा बिन लादेन को इमरान खान साहब ने शहीद कहा था, और इमरान खान साहब के पास जो मेन उन्होंने बात की कि मईशत की बहाली और पाकिस्तान को वापस ट्रैक पर लाने का कोई वाज़ेह प्लान मौजूद नहीं था। मैगजीन ने यह भी लिखा कि इमरान खान पौने 4 साल सिर्फ वजीर खजाना बदलते रहे, और मैगजीन मजीद लिखता है कि इमरान खान ने IMF से मुआहदा करके तोड़ दिया और ये गवाही दी कि जो ट्रियन वाइट जैसा केस भी चल रहा है कि इमरान खान की बेटी है, और कैलिफोर्निया की अदालत के फैसले का भी जिक्र इसमें है जिसमें इमरान खान की एक बेटी है लेकिन बगैर शादी की बेटी है। इमरान खान ने इंटरव्यू देते हुए कहा कि मुझे लोग वापस लाना चाहते हैं, किसी शख्स को इतना नहीं डराया जाता, मैंने डराया, मुझे मानने की कोशिश करने वाले घबराए हुए हैं, ये उन्होंने अपने इस इंटरव्यू में कहा। पाकिस्तानी मईशत के हवाले से इमरान खान साहब की हुकूमत की कारकर्दगी को, उसके तमाम जो डिटेल्स हैं वो इस मैगजीन की इस रिपोर्ट में, जिसका कवर इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शेयर कर रही है, इसमें तफसीलन बयान किया गया। इस नाज़रीन सूरत हाल के अंदर आपको बताते चलें कि ये जो माशी बहरान जिसका आज हम सामना कर रहे हैं,
इसकी शुरुआत ही दरअसल इमरान खान साहब दौर में हुई थी। मैं सिर्फ आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स, यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने उस पर जो मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट जारी की थी, जो आज रुपए की गिरावट हम देख रहे हैं, नवंबर 2021 में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट जारी करी। जिस तरह इस मैगजीन में लिखा है, बिल्कुल इसी तरह स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने लिखा कि नवंबर 19 2021 को अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में द करंट अकाउंट डेफिसिट इन सितंबर एंड अक्टूबर हैव बीन लार्जर देन एंटिसिपेटेड, यानी ये जो करंट अकाउंट खसारा था ये सितंबर और अक्टूबर में आना शुरू हो गया था, रिफ्लेक्टिंग बोथ राइजिंग ऑयल एंड कमोडिटी प्राइसेस, the burden of adjusting to these external pressures has largely fallen on the rupee। पाकिस्तानी रुपए पे प्रेशर आना शुरू हो गया था। स्टेट बैंक ने यह बताया था कि उसकी सिर्फ 2 मॉनेटरी पॉलिसी यानी सितंबर और नवंबर के दरमियान पाकिस्तानी रुपया 3.4% डिप्रिशिएट कर चुका था डॉलर के अगेंस्ट, और यह लिखा गया था कि द फॉल इन द रुपी हैज बीन कंपैरेटिवली लार्ज एज अदर एडजस्टमेंट टूल्स नॉर्मलाइज इंक्लूडिंग इंटरेस्ट रेट एंड फिस्कल पॉलिसी प्रेशर ऑन द रुपी शुड अबेट। लेकिन ये अलार्म बेल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने नवंबर 2021 की मॉनेटरी पॉलिसी में उस पर ही उठाना शुरू कर दिए थे कि पाकिस्तान की मईशत या माशी सूरत हाल बेहतर नहीं है। इमरान खान साहब के दौर में ही रुपया गिरना शुरू हो गया था। इमरान खान साहब के दौर में ही रिजर्व्स गिरना शुरू हो गए थे। इमरान खान साहब के दौर में ही माशी जवाल शुरू हो गया था, जो 4.25 साल की नाकिस हुक्मरानी का नतीजा था, जिसको हम आज भुगत रहे हैं। अगर आपके सामने इस जरीदे में जो लिखा गया कि कोई प्लान नहीं था, 2 बातें इमरान खान साहब ने बहुत की। एक कहा कि हमारे पास बहुत बड़ी टीम है, एक बात उन्होंने की कि हमारे पास एक प्लान है। शौकत तरीन साहब ने जो ही हुकूमत खत्म हुई, जो इस वक्त भी इमरान खान साहब के कैंडिडेट हैं फॉर द फ्यूचर फाइनेंस, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि इमरान खान साहब के पास या उनकी गवर्नमेंट के पास सब में बड़ी उनकी नाअहली ये थी कि कोई प्लान ही मौजूद नहीं था 4.25 साल के अरसे में। ना प्राइवेटाइजेशन का प्लान था, ना स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट का कोई प्लान था। शौकत तरीन साहब ही की ज़बानी उन्होंने किस तरह इस बात को बयान किया था कि कोई प्लान नहीं है, जरा सुनते हैं। लेट्स हियर दिस। बड़ी नाकामी जो हमारी है वो ये है कि हमने बेसिकली जो है, जो हमारी जो प्लानिंग थी, जब आए थे हमारे पास कोई प्लान ही नहीं था। इकोनॉमिक प्लान बनाते हमारे पास टाइम लगा, उससे हमने हमारे रिटार्डेशन हुई है। दूसरी एक मैं बड़ी नाकामी समझता हूँ ये स्टेट ओन एंटरप्राइजेज है, इसके ऊपर हमने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। हमारे हालांकि डॉक्टर इशरत ने बड़ा अच्छा प्लान दिया, हमने उस पर कुछ नहीं किया। कोई प्लान मौजूद नहीं था, और यही टाइम्स मैगजीन ने भी बताया कि इमरान खान साहब का कोई प्लान मौजूद नहीं था। ये वही बात है जो खुद इमरान खान साहब के फाइनेंस मिनिस्टर और इमरान खान साहब के फ्यूचर कैंडिडेट फॉर फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि उनका कोई 4.25 साल में प्लान नहीं था। और अगर अभी भी उनके प्लान की बात आपसे पूछे तो वो सब यानी इधर उधर की बातें, और उसमें कोई भी कॉन्क्रीट स्ट्रक्चरल या फाइनेंशियल पाकिस्तान को मसाइल से निकालने का प्लान मौजूद नहीं है। नंबर्स नहीं है, फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बातें हैं। बातें वही बातें, जी बिल्कुल वही बातें कि 200 अरब डॉलर स्विस बैंक से हम निकाल के पाकिस्तान लेकर आ जाएंगे। वही बातें कि हमारे पास एक ड्रीम टीम मौजूद है जो पाकिस्तान से बाहर है और पाकिस्तान आकर पाकिस्तान को इन तमाम माशी मसाइल, तमाम समाजी मसाइल, सियासी कानूनी तमाम मसाइल से निकाल देगी। वो ड्रीम टीम कहाँ थी? इस मैगजीन में यह भी जिक्र हुआ कि इमरान खान साहब बार बार फाइनेंस मिनिस्ट्री में तब्दीलियां करते रहे, उनकी हुकूमत में कोई भी फाइनेंस मिनिस्टर टिक नहीं सका। इसका नुकसान कितना हुआ, इस पर आने से कबल आपको यह बताते हैं कि इमरान खान साहब के दौर में कितने वज़राए खजाना तब्दील हुए, कितने फाइनेंस सेक्रेटरी तब्दील हुए और कितने चेयरमैन FBR तब्दील हुए। इमरान खान साहब के दौर में सबसे पहले तो असद उमर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इस वक्त सेक्रेटरी जनरल हैं, ये फाइनेंस मिनिस्टर बनकर आए। इनका दौर तकरीबन 9 मार्च से तक रहा, अगस्त 2018 से अप्रैल 2019 के दरमियान। असद उमर साहब के दौर में पाकिस्तान की अफराद ज़र 5.8% से बढ़कर 8.3% हुई। असद उमर साहब के 9 माह के बाद हफीज शेख साहब को लाया गया, जो तकरीबन मार्च 2021 से अप्रैल 2021 के दरमियान 2020 से 2021 के अरसे के दौरान अप्रैल 2021 तक ये पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर रहे। उसके बाद हम्माद अजहर साहब 1 माह के लिए आए और पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर बने, जिसके बाद शौकत तरीन साहब, जिनको अब इमरान खान साहब कहते हैं आगे भी वो शायद फाइनेंस मिनिस्टर बनाए, अप्रैल 2021 में वो शौकत तरीन साहब फाइनेंस मिनिस्टर बने। इसी तरह अगर बात करें फाइनेंस सेक्रेटरीज की तो बार बार इसमें भी तब्दीलियां होती रहीं। समय पहले जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत ताकत में आई तो आरिफ अहमद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हुकूमत थी वफाक की, उसके सेक्रेटरी फाइनेंस थे। 8 माह के अरसे के बाद इनको तब्दील किया गया। यूनुस डागा साहब मार्च 2019 में ये फाइनेंस सेक्रेटरी आए, 2 माह तकरीबन ये रहे। उसके बाद नवीद कामरान बलोच साहब मई 2019 में आए, 6 माह तक इन्होंने एज फाइनेंस सेक्रेटरी सर्व किया। उसके बाद जनाब कामरान अली अफजल साहब आए और इन्होंने तकरीबन 5 महीने एज सेक्रेटरी फाइनेंस सर्व किया। जिसके बाद यूसुफ खान साहब मई 2021 में अपॉइंट हुए एज सेक्रेटरी फाइनेंस और 5 महीने इन्होंने सर्व किया। फिर हमजा याकूब शेख साहब तकरीबन दिसंबर 2021 को आए
और इन्होंने एज फाइनेंस सेक्रेटरी इस पर एज अपॉइंटमेंट की। तो 6 फाइनेंस सेक्रेटरीज, 4 फाइनेंस मिनिस्टर्स। जो टाइम मैगजीन लिखता है कि इमरान खान बार बार अपनी फाइनेंस टीम उनकी बदलती रही, कोई फाइनेंस मिनिस्टर वहां पर रुक नहीं सका, टिक नहीं सका। माशी इस बदहाली की वजह ये अनसर्टेनिटी भी थी। इसी तरह चेयरमैन एफबीआर तब्दील होते रहे। पहले रुखसाना यास्मीन साहिबा बनी चेयरपर्सन एफबीआर व्हेन द पीटीआई गवर्नमेंट केम इनटू द पावर 2018 में। उसके बाद जहांजेब खान साहब बने। उसके बाद जनाब शब्बर जैदी साहब जो अब डिफॉल्ट के गाने गाते रहते हैं, नौशीन जावेद साहिबा, फिर मोहम्मद जावेद गनी, फिर आसिफ अहमद, और फिर उसके बाद डॉक्टर मोहम्मद अशफाक। तो चेयरमैन एफबीआर भी बार बार तब्दील होते रहे। तो ना कोई प्लान था, जिस तरह शौकत तरीन साहब ने कहा और टाइम मैगजीन लिखता है, और ना कोई टीम थी। यानी ना कोई प्लान था, ना कोई टीम थी जो उसको इंप्लीमेंट करती। अगर प्लान था तो वो क्या था हमें नहीं पता चल सका। जब इमरान खान साहब हुकूमत में आए तो उन्होंने जो प्लान दिया वो तो अजीब व गरीब सुनकर हमें लगा, क्योंकि वो मुर्गी के बच्चे, कट्टे, चूजे, गाय, भैंस और इस तरह की बातें करना उन्होंने शुरू कर दी। जब इक़्तिदार में नहीं थे तो कहते थे कि वो सर्कुलर डेट खत्म करेंगे, जब इक़्तिदार में नहीं थे तो कहते थे कि पाकिस्तान के रिजर्व्स को बढ़ाएंगे, ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत करवाएंगे। लेकिन जैसे इक़्तिदार में आए तो इमरान खान साहब का जो प्लान था वो क्या था, जरा सुनते हैं इससे। जो भैंस की बच्ची होती है उसको तो वो दूध दे देते हैं और वो बड़ा कर लेते हैं क्योंकि वो दूध देती है। जो बछड़ा होता है जिसको कटा कहते हैं, रेलू कटा नहीं, कटा, वो अब उसको दूध नहीं देते, उसको जल्दी से मार देते हैं या वो हलाल कर देते हैं उसको। हम किसानों को पैसे देने लगे हैं ताकि वो अपनी भैंसों को बड़ा कर सके, यानी उसको सब्सिडाइज कर सके कट्टे को। तो ना कोई प्लान था, ना कोई टीम थी। टीम में बार बार तब्दीलियां होती रहीं। टाइम मैगजीन भी लिखता है कि आज के माशी बिगाड़ का जिम्मेदार अगर कोई है तो वो खुद इमरान खान साहब हैं। उनकी मईशत की जो पॉलिसीज थी वो है जिसका आज खमियाजा पाकिस्तान और पाकिस्तान का आम आदमी भुगत रहा है। ये इमरान खान साहब जो आज दावा कर रहे हैं कि मईशत को सही करेंगे, इन्हीं की वजह से आज हम इस तमाम चीज़ों का सामना कर रहे हैं। कोई प्लान नहीं था, ये मुर्गी, कट्टे, भैंसे ये बातें करते रहे। और जब हुकूमत में आए तो कहते रहे कि हम खुददार हैं, हम IMF के पास नहीं जाएंगे, अपनी शराइत पर जाएंगे। जो पहले असद उमर साहब ने आके बुलंदो बांग दावे किए IMF की पॉलिसीज को भी लेकर, इनकी यही इनकंसिस्टेंसी रही जिसकी वजह से आज पाकिस्तान भुगत रहा है। शुरू में साहब वजीर खजाना आए तो उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पर कह दिया कि हम तो शराइत नहीं मानेंगे, हमें जरूरत नहीं, हम खुददार मुल्क हैं, हमें कोई जरूरत नहीं है। किस तरह की बातें करते थे, जरा लेट्स से दिस। IMF के पास जाएंगे तो उन शराइत के ऊपर जाएंगे जो पाकिस्तान की अवाम की बेहतरी में हो। अगर वो शराइत नहीं मिलेंगे तो यह भी आपको बता दूं, और ये बाकी सारे अंग्रेजी बोलने वालों को, ये खुददार कौम है, खुददार कौम है, अपनी शराइत पे जाएंगे, ये सारी बातें हमें बताते रहे। और वही जो उनका एक नारा था कि हम पाकिस्तान को खुद मुख्तार, आज़ाद, ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत, वो सब करते रहे। और उसमें पाकिस्तान की मईशत का शुरू में कई माह तक डिले करते रहे IMF प्रोग्राम को। फिर जब IMF के पास गए तो इतनी सख्त शराइत के साथ वापस आए कि आज तक पाकिस्तान भुगत रहे। और ये भी मैं नहीं, बल्कि वो सेक्रेटरी फाइनेंस जो कि तब्दील हुए 2 माह बाद, यूनुस डागा साहब, उन्होंने खुद रिटायरमेंट के बाद बताया कि पाकिस्तान की फाइनेंस टीम चेंज हुई और उस टीम को ना नेगोशिएशन करना आती थी, वल्लाह आलम उसकी क्या इंटेंशंस थी कि उन्होंने पाकिस्तान को एक ऐसे दलदल में धकेल दिया जिससे आज तक पाकिस्तान निकल नहीं पा रहा। यूनुस डागा साहब ने रिटायरमेंट के बाद क्या कहा, लेट्स हियर दिस। नेगोशिएशन स्किल्स या इस नेगोशिएशन के तरीक़ाकार में थोड़े ऐसा फ़र्क आ गया था कि जिसकी वजह से फिर शराइत बहुत थी, क्योंकि हम पहले कोशिश यही करते कि 3 साल में इसको किया जाए जो हमने करना था इंटरेस्ट रेट के साथ या एक्सचेंज रेट्स के साथ। तो पाकिस्तान का हाल बेड़ा गर्क हुआ। ये बेड़ा गर्क का जो लफ्ज़ है ये भी शौकत तरीन साहब ने इस्तेमाल किया। ऐसा सख्त प्रोग्राम पहले कहा गया कि हम खुददार हैं, हम सख्त शराइत नहीं मानेंगे। फिर IMF के सामने इस तरह से सारी शराइत मानी गई जिसका कोई प्रेसिडेंट, जिसका कोई सानी नहीं मिलता पाकिस्तान के 23 प्रोग्राम्स में। इतनी कठिन शराइत पे ये मुआहदा हुआ। अचानक फाइनेंस टीम तब्दील हुई, पूरी नेगोशिएशन टीम तब्दील हो गई और उसने ऐसा मुआहदा किया जिसको अगले फाइनेंस मिनिस्टर आज तक भुगत रहे हैं। खुद शौकत तरीन साहब उस मुआहदे को, उस एग्रीमेंट के बारे में जब इमरान खान साहब की हुकूमत में आने वाले वो क्या कहते थे, जरा सुने उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में क्या कहा था। लेट्स गेट दिस। ये प्रोग्राम फ्रंट लोडेड था, सख्त था, और इस सख्ती में आप ये देख लें कि जो इन्होंने हमारे साथ जो डिस्काउंट रेट पे जो किया है, कोर डिजास्टर देखे ना। आप बैंकर हैं, आप इसको डिजास्टर नहीं कहेंगे? मैं कहता हूँ कि हमारा सत्यानाश कर दिया इन्होंने उस तरीके से।
और ये बेचारे इमरान खान बेचारे का क्या कसूर है कि भाई उठा के 7% तो आपका कोर इन्फ्लेशन है, उन्होंने 13.25% आपको मैंडेट कर दिया। फिर जो लेके गए हैं ये अपना जो आपकी डिवैल्यूएशन है वो 165-68 तक 169 से वापस आई। हमारा सत्यानाश कर दिया। एक फाइनेंस सेक्रेटरी कहता है कि मुआहदा जो किया, नेगोशिएशन जो की वो गलत की। एक फाइनेंस मिनिस्टर ये कहता रहा कि हम खुददार हैं, हम अपनी शराइत पे IMF से लोन लेंगे। और ये सब खेल पाकिस्तान की मईशत के साथ ट्रायल एंड एरर होता रहा। और जिस वक्त ये हो रहा था तो मौसूफ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब वो कहते थे कि मुझे टीवी से पता चलता है कि डॉलर कितना बढ़ गया, डॉलर कितना गिर गया। उनको इल्म ही नहीं था कि उनके साथ क्या हो रहा है। बकौल उनको इल्म नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है? ही वॉज द हेड, ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर। आज अपनी कवर फोटो देखकर तो खुश हैं, लेकिन इसके अंदर क्या लिखा है ये पढ़ने की जहमत भी जरा कर लें। जाते जाते शौकत तरीन साहब ने इस मुआहदे को तोड़ा, और इस मुआहदे को तोड़ने से न सिर्फ पाकिस्तान के बायलैटरल पार्टनर्स के साथ पाकिस्तान का ट्रस्ट टूटा, बल्कि IMF को भी आज तक हम मनाने की कोशिश ही कर रहे हैं। 24 अप्रैल 2022 को IMF ने अपने प्रेस रिलीज में बाकायदा मेंशन किया कि प्रॉम्प्ट एक्शन इज नीडेड टू रिवर्स द अनफंडेड सब्सिडीज व्हिच हैव स्लोड द डिस्कशंस फॉर द 7th रिव्यू। IMF की स्टेटमेंट सामने आई और IMF ने कहा कि 7th रिव्यू रुका ही इस वजह से था कि शौकत तरीन साहब की हुकूमत, इमरान खान साहब ने एक अनफंडेड सब्सिडी दे दी थी और जाते जाते अपनी सियासी साख को बचाने के लिए पाकिस्तानी मईशत, पाकिस्तान की सालमियत को खतरात से दो चार करते हुए चले गए थे। तो ये थे इमरान खान साहब, जिनकी पूरी 4 साल की माशी कारकर्दगी टाइम मैगजीन में भी आ चुकी है। आफ्टर दिस ब्रेक इस पर मजीद गुफ्तगू होगी, हमारे साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब में इस पे मजीद गुफ्तगू करते हैं। कैसर अहमद शेख साहब जो कि स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस के सरबरा भी हैं, नून लीग के सीनियर रहनुमा भी हैं, प्रोग्राम में साथ मौजूद है, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कैसर शेख साहब, टाइम मैगजीन इमरान खान साहब की कवर फोटो तो जारी कर रहा है, सपोर्टर्स शेयर भी किए जा रहे हैं, कोई पढ़ के नहीं देख रहा कि अंदर लिखा क्या है। अंदर जैसी तहरीक इंसाफ की आदत है कि कवर देखकर आगे शोर मचा रहे हैं, अंदर तो लिखा है कि मईशत का बेड़ा गर्क जो हुआ है, आज जो बुहरान हम सामना कर रहे हैं, सबका जिम्मेदार इमरान खान है, इमरान खान की गवर्नमेंट है। व्हाट इज योर से ऑन दिस कैसर शेख साहब? सुफियान, आपने बड़ी तफसील के साथ बताया है। ये जो बुहरान आया है हमारी इकानमी का, ये मेनली PTI हुकूमत का किया गलत ज़रा है। अब आप देखिए, आपने खुद सही बताया कि प्लानिंग इनके पास बिल्कुल नहीं थी। आने से पहले इनको ये पता ही नहीं था कि हमने क्या करना है। ये तो कहते थे कि IMF में अगर हम जाएंगे तो उससे पहले खुदकशी कर लेंगे। अच्छा, अब ये देखिए ना, आपने ये जो बताया, मैं आपको कहूँ कि $3 अरब आज हमने फाइनेंस कमेटी में डिस्कस किया है कि $3 अरब जो है इन्होंने कोई 200-300 अमीर फैमिलीज़ में 0% पे टर्फ में दिया आज से 2.5 साल पहले। रज़ा बाकर साहब स्टेट बैंक के गवर्नर थे। अब आज हमारे पास रिज़र्व नहीं है, टोटल $4 अरब रिज़र्व है। हम हर मुल्क से कह रहे हैं कि वो किसी तरीके से हमें लोन दें, और IMF जो है वो अभी तक स्टाफ लेवल समझौता भी नहीं कर रहा। तो ये $3 अरब जो इन्होंने लुटा दिए ना, सिर्फ 200-300 अमीर फैमिलीज़ में, किसी को $5 अरब रुपए का कर्जा दिया, किसी को $10 अरब रुपए का कर्जा दिया, किसी को $15 अरब रुपए का कर्जा दिया, और वो स्टेट बैंक का उसमें 0% रेट था, 1, 2 या 3% सिर्फ पाली ये बैंकों ने वो थोड़ा सर्विस चार्जेस लिए। तो आज ये हम पूछ रहे हैं बड़ी तफसील से, स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस में ये डिस्कस हुआ कि वो बताइए तो सही कौन सी कंपनी है, क्योंकि मुझे ये पता है कि काफ़ी वो कर्जा टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मिला, और वो जो एयर जेट मशीनरी है जो आई है वो उसकी डिमांड, क्योंकि काटन हमारे पास नहीं थी, आज भी वो पेटियों में ज़्यादातर मशीनरी बंद पड़ी है, इस्तेमाल भी नहीं हुई, और वो $3 अरब का कर्जा चंद अमीर फैमिलियों में लुटा दिया गया। वही अगर SME पे दिया जाता या एग्रीकल्चर को दिया जाता तो काफ़ी मुल्क में इकानमी ग्रो करती। फिर आपने सही बताया, देखिए कैसे साहब, ये बताएं कि ये सब कैसे साहब ये सब कोरोना के नाम पर और कोरोना के दिनों में हुआ। अच्छा, दूसरा इसकी ये भी तहकीकात आप लोग करेंगे कि ये जो टर्फ और LTFF जो था, ये मशीनरी भी खरीदी या इससे कहीं रियल एस्टेट में पैसा तो नहीं लग गया कि जो हमने देखा है कि एकदम प्लॉट की कीमत एस्केलेट हुई थी, फिर एमनेस्टी भी रियल एस्टेट में अनाउंस हुई थी, इधर उधर भी पैसा खर्च हुआ है, हमने तो ये भी सुना है कि और एवेन्यूज में लगाया पैसा। ये क्यों नहीं, $3 अरब तो बहुत बड़ा सरमाया है, और जब मुफ्त में मिल रहा था तो लूट मार लगी थी ना उसकी, तो उसके तो पूछने वाला नहीं था।
देखिए ना, आज भी आप अगर बैंक से कहीं भी लेना, आज आपका प्राइम रेट 21% चल रहा है। मैं 2-2.5 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। अब वो आप सही कह रहे हैं कि वो यही हम पूछ रहे हैं कि किन को दिया गया, उसका क्राइटेरिया क्या था। और मशीनरी तो अभी जो आई भी है ना, वो जो एयरजेट मशीनरी है वो इस्तेमाल नहीं हो रही, ज़्यादातर एयरजेट सीमेंट प्लांटों में लग गया होगा, या ये अब सारी ये तो डिटेल, तो ये इसी तरह बेहतियाती की गई। और फिर और सर उससे हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी कैसे शेख साहब, कोई इसकी भी स्टडी करी अभी कमेटी के? ये जो $3 अरब जो कहा जा रहा है कि टेक्सटाइल के कुछ हाई इन्फ्लुएंशियल लोगों को मिल गया या किसी और सेक्टर के, तो उससे उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी या एक्सपोर्ट्स या सेल्स पे कोई मुस्बत असर भी पड़ा, या कोई इस तरह की स्टडी भी होगी कि या वही प्रोडक्शन कैपेसिटी है जो पहले थी, कोई फर्क भी नहीं पड़ा उसमें? जी, ये देखिए ना, ये देखिए अभी अब जो इस साल में 8-9 महीने हुए, हमारी एक्सपोर्ट 10% कम हो गई है पिछले साल से। अगर कोई ये कैपेसिटी लगी होती या आती, या वैसे भी खैर एक्सपोर्ट की डिमांड कम है, लेकिन एक्सपोर्ट नहीं हो पा रही। और इनके दौर में जून 22 में आपने देखा कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो $17 बिलियन तक चला गया। और इसी तरह फिजिकल डेफिसिट जो है वो 4,500 अरब रुपए तक चला गया, और वो तकरीबन 7% है हमारी GDP का। तो ये आपने दुरुस्त कहा अपने प्रोग्राम में कि प्लानिंग नहीं थी, किसी किस्म का इनको कोई अंदाज़ा नहीं था। इनके तो सिर्फ दावे थे कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, और उसी का नतीजा है जो इन्होंने IMF से ये प्लान किया, और उसमें पेट्रोलियम लेवी इन्होंने लगाने का कमिट किया। उसके बाद पेट्रोलियम की प्राइसेस कम कर दी, आज तक हम वो भुगत रहे हैं, और स्टाफ लेवल समझौता भी नहीं हो रहा। हमारा मुल्क इस वक्त बड़ी मुश्किलात से गुजर रहा है। ये मैंने देखिए ना, आज भी 1 साल हो गया, हमारी हुकूमत को भी चाहिए कि और ज़्यादा कंसेंसस करके हमें इम्प्रूवमेंट की तरफ हम जाएं, लेकिन वो मुसलसल हुकूमतों की बेहतियाती और जो अदम तवज्जो है फाइनेंशियल मैटर्स पे, उसकी वजह से हमारा मुल्क मुसलसल, अब इस वक्त तो ग्रोथ नहीं है हमारे यहाँ बिल्कुल, और महंगाई 35% तक चली गई है। ये सारा इन पॉलिसियों का नतीजा है जो हमने टेक ओवर किया है उसको। और वो आप दुरुस्त कह रहे हैं कि टाइम मैगजीन में अगर फ़ोटो देखेंगे, वो तो उनको कवर फ़ोटो तो है, लेकिन अंदर बड़ी तफसील से बताया गया है कि क्या क्या इमरान खान साहब की गलतियाँ थी, और जो उन्होंने मईशत में जिस तरीके से। साहब ये तो अपने आप में एक स्कैंडल है जो आपने $3 अरब का बताया, क्योंकि ये तमाम चीज़ें जो इन्होंने IMF के साथ किया, जो पाकिस्तान के बायलैटरल पार्टनर्स के साथ किया, फॉरेन पॉलिसी के साथ किया, इकोनॉमी के साथ किया, वो अपनी जगह, क्योंकि ये तो दावा करते हैं कि ये तो एक नहीं 2 पाकिस्तान और इस तरह की बातें, तो इन्होंने तो अमीर तबका अशराफिया जो था, कोविड के नाम पर जब रिलैक्सेशन थी पॉलिसीज में, तो इन्होंने तो बेदरेक पैसे बांट दिए अपने। अच्छा, अब यही लोग शायद इनको सपोर्ट करते हैं जो आज भी कहीं ना कहीं पसे पुष्ट इधर उधर रह के साइडों में आज भी इनकी गाड़ी को धक्का लग रहा है जो थोड़ा बहुत। शेख साहब जी, आज हमने मांगी है ना कि उसका कंप्लीट नाम दें हमें, ये जो कमेटी की मीटिंग में, और कितना कितना अमाउंट किस किस को दी है। आप दुरुस्त कह रहे हैं। देखिए ना, ये वैसे तो कहते हैं नहीं जी पाकिस्तान में अमीर का जो है तबका अलग है और आम तबका अलग है, लेकिन ख़ुद इन्होंने प्रमोट किया है। ये बहुत बड़ा प्रमोशन है जो मैं और इस बात को मैंने हर TV प्रोग्राम में अपने जहाँ भी मैं जाता हूँ बात करता हूँ, आज तक इसका जवाब नहीं मिला किन लोगों को दिया, क्यों दिया, और अमीरों में क्यों बांट दिया। मैं इस बात से मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताऊं, आपके भी तजुर्बे में होगा। कोरोना के दिनों में बहुत सी SMEs ने सैलरी लोन के लिए अप्लाई किया था, क्योंकि उस वक्त लोगों को, एम्प्लॉयज़ को सैलरी देने के पैसे नहीं थे, ऑपरेशंस बंद पड़े थे, बैंक्स ने एंटरटेन ही नहीं किया उनकी जो उस एप्लीकेशंस को, एतराज़ात लगा दिए, और ये तमाम पैसा बड़ों को ही मिला, सारे जो इन्फ्लुएंसर्स थे जो टॉप। जी छोटे छोटे। और देखिए ना, ये सब मिली भगत से हो रहा होता है ना पाकिस्तान में। यही तो मुश्किल है हमारे यहाँ कि हमें ख्याल नहीं कर रहे ना। देखिए हुआ क्या है कि मिनिमम लिमिट 5 अरब रुपए रखी गई है, और वो भी ये नहीं कि 5 अरब ही दे देते हर एक को, अगर फ़र्ज़ कीजिए तो ज़्यादा लोगों को मिल जाता, लेकिन वो तो उन्हीं कंपनियों को 2 मुख्तलिफ नामों से 5, 10 और 15 अरब तक की को लोन दिया गया, और बिल्कुल यानी सिर्फ सर्विस चार्जेस थे स्टेट बैंक की तरफ से, तो कोई उसका 0% था, और उसका कोई जवाब नहीं मिलता। बड़ी तफसील से हम पूछते हैं तो जवाब नहीं मिलता, और उसको अवॉइड किया जाता है। तो यही मुश्किलात हैं हमारी हुकूमतों में। और जो ये बताएं लास्टली शेख साहब कि अभी ये क्या चाहते हैं, कैसे था अभी भी, क्योंकि आप लोग जब IMF का प्रोग्राम बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं तो इनकी कॉल्स लीक होती हैं, ये चाहते हैं कि IMF प्रोग्राम सबोटाज हो जाए। अभी भी जो कोशिशें सियासी या गैर सियासी हैं इनकी,
तो उससे लगता यही है कि वो चाह नहीं रहे कि आप ट्रैक पर आ सकें, जो मुझे जो लगता है एज एन ऑब्जर्वर। आपको आपकी क्या फीलिंग है इस पर, ओपिनियन है? जी नहीं, ये बात सही है। देखिए वो तो उनकी काल सारी लीक शौकत तरीन साहब ने तो खुद कह दिया, और वो तो अभी सबको पता है ना कि वो कहते रहे कि नहीं हम चाहते हैं कि ये प्रोग्राम ना ऑनलाइन हो। बात लेकिन उसके अलावा मैं ये कहूँ कि इन्होंने तो जो किया ना, हमें भी चाहिए। आज हम भी वो तवज्जो नहीं कर रहे। मैंने आज जो स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में कहा, मसलन जो नेशनल बैंक है 15 महीने से उसका प्रेसिडेंट नहीं लगा। ये क्या टसल है आपस में? अगर प्रेसिडेंट ही नहीं होगा सबसे बड़े हुकूमत के बैंक का, तो वो बैंक कैसे तरक्की करेगा? इसी तरह एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक है, उसका भी प्रेसिडेंट नहीं है। और फिर कंपटीशन कमीशन वालों को हमने बुलाया। हुआ क्या कि हम आपस में टसल करते हैं ना, पॉलिटिकल पार्टियां भी, इसमें ब्यूरोक्रेट को या जो उसको चला रहे होते हैं लोग, उनको फ़ायदा पहुंच जाता है, उनसे पूछने वाला कोई नहीं होता। कंपटीशन कमीशन का बोर्ड है 5 डायरेक्टर्स का, सिर्फ उसमें एक चेयरपर्सन है और उसके अलावा कोई और नहीं है। वो क्या है, उसके काम है कि कार्टेल्स को रोकना, उसका काम है मोनोपोलीज को रोकना। तो कोई नहीं, फ़ायदे उठाए जा रहे हैं। मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जो आप देख रहे हैं कि जो